हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है क्रिया विशेषण। तो हम क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे, लेकिन शब्द संरचना की बात करें तो शब्द रूप परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे जो लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, उसे ही हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वे हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द को ही हम अव्यय के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे कि अव्यय या अविकारी शब्द क्या है। तो अव्यय इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अ मीन्स होता है नहीं और व्यय मीन्स खर्च करना। जो व्यय ना हो उसे ही हम अव्यय कहते हैं, अर्थात जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। अथवा अविकारी शब्द, तो अविकारी अ मीन्स होता है नहीं और विकारी मीन्स होता है परिवर्तन। तो ऐसे शब्द या जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण को छोड़कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे सारे समस्त शब्द अव्यय कहलाते हैं। और जैसे हम देखेंगे कि अव्यय शब्द कौन कौन से हैं या अविकारी शब्द कौन कौन से हैं। तो जैसे और, किंतु, परंतु, तथा, अलावा, भी आदि सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने पर वे अपने वास्तविक अर्थों को प्रकट करते हैं, इसीलिए इनको हम अव्यय के नाम से जानते हैं। और बिना भाषा का ह्रास किए अर्थात जो व्यय ना हो उसे ही हम अव्यय के नाम से जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो भाषा को व्यय नहीं होने देते हैं, उसे ही हम अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद कितने हैं? तो अव्यय के 4 भेद माने गए हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध सूचक शब्द, और तीसरा है समुच्चय सूचक शब्द, और चौथा है विस्मयादि सूचक शब्द। तो अब हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। तो अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण। तो इसके नाम से स्पष्ट है क्रिया। तो क्रिया का अर्थ ही होता है कि किसी कार्य को करना या होने का बोध हो, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। और विशेषण वे है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे ही हम विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर इसको हम क्रिया विशेषण के रूप में जानते हैं तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से शब्द हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे धीरे, तेज, अभी, बहुत आदि सारे शब्द क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि राधिका तेज दौड़ती है। तो यहाँ पर राधिका करता है, तेज एक अव्यय शब्द है या अविकारी शब्द है, या इसको हम क्रिया विकारी शब्द है, और दौड़ना एक क्रिया है। तो ये विशेषता किसकी बतला रहा है? दौड़ना की। तो तेज कौन दौड़ता है? तो दौड़ने की विशेषता बता रहा है तेज। तो तेज जो है परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि लिंग, वचन, कारक के अनुसार ये परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए इसको
क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया तेज और क्रिया की विशेषता बतला रहा है। जैसे राम सुंदर लिखता है, तो राम करता है, सुंदर लिखता है, और लिखना क्या है, एक क्रिया है। और कैसा लिखता है, सुंदर लिखता है, तो विशेषता बतला रहा है, क्रिया की विशेषता, लिखने की विशेषता बता रहा है कि लिखता कैसा है, सुंदर लिखता है। तो इसे हम क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। फिर नेक्स्ट उदाहरण है वह बहुत खाता है, तो वह एक सर्वनाम है और खाता है एक क्रिया है, खाना एक क्रिया है। तो कितना खाता, बहुत खाता है, तो बहुत विशेषता बतला रहा है क्रिया के कि वह कोई व्यक्ति है जो बहुत खाता है। तो इसीलिए इन शब्दों को हम क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। तब हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, किन किन आधारों पर क्रिया विशेषण का वर्गीकरण किया गया है। क्रिया विशेषण के 3 भेद माने गए हैं। पहला है प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण, दूसरा है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का वर्गीकरण, और तीसरा है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का वर्गीकरण। तो हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। पहला है साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण, और तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि रूप परिवर्तन के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार की होते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार की होती हैं। पहला है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार की मानी गई हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन देखेंगे। तो हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण क्या है और किन्हें कहते हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के माने गए हैं। तो पहला है साधारण क्रिया विशेषण। तो हम देखेंगे कि साधारण क्रिया विशेषण क्या है। तो जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है उसे ही हम साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से वे पद जो स्वतंत्र रूप से आकर क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे ही हम साधारण क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो इसकी पहचान के लिए हम कुछ शब्दों को रखा गया है, जैसे अब, जल्दी, कहाँ, आह आदि सारे शब्द साधारण क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि तुम जल्दी आ गए, तुम जल्दी आ गए। तो जल्दी यहाँ पर ये क्रिया की विशेषता होता है, आ गए तो ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है, क्योंकि ये साधारण क्रिया की क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब मैं क्या करूं, तो अब यहाँ पर साधारण क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तब हम देखेंगे संयोजक क्रिया विशेषण क्या है। वे पद जिनका संबंध उपवाक्यों से होता है संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो संयोजक क्रिया विशेषण वे हैं जो उपवाक्यों के संबंधों को बताते हैं, उसे ही हम संयोजक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। संयोजक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कुछ शब्दों को रखा गया है, जैसे जब, तब, जहाँ, वहाँ आदि सारे शब्दों को रखा गया है। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखें। जहाँ देखो वहाँ जल ही जल है, तो जहाँ और वहाँ ये दोनों शब्द एक संयोजक के रूप में बता रहे हैं और ये संबंध को भी दर्शा रहे हैं। फिर दूसरा है तुम जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन होगा, तो जहाँ, वहीं आदि ये सारे शब्द संयोजक के रूप में एक संबंध को बता रहे हैं कि जहाँ तुम बैठोगे वहीं सिंहासन होगा, या तुम जहाँ बैठोगे वहाँ मैं नहीं बैठूँगा, या
दूसरे वाक्य में हम कह सकते हैं कि वे जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। तो इसी के माध्यम से, क्योंकि ये एक दूसरे के संबंध के बारे में, उपवाक्यों के संबंध के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए इन शब्दों को संयोजक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो नेक्स्ट है अनुबंध क्रिया विशेषण क्या है। तो वाक्य में प्रयुक्त पद जो विशेष अवधारणा को व्यक्त करते हैं उसे ही हम अनुबंध क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। और इनके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं तक, भी, नहीं, तो आदि सारे शब्द आते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से देखें कि मैंने उसे देखा तक नहीं, तो तक यहाँ पर एक अनुबंध क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया। मैं कल भी आऊँगा, तो भी यहाँ पर एक अव्यय शब्द है। तो उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में तक और भी अनुबंध क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं। तो रूप परिवर्तन के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा है कर्ण क्रिया विशेषण। तो रूप परिवर्तन के आधार पर क्रिया विशेषण में पहला है मूल क्रिया विशेषण। तो वे पद जो अपने मूल रूप में आकर क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे ही हम मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसकी पहचान के लिए हम देखते हैं कि किन किन शब्दों को रखा गया है। अचानक, फिर, पुनः, ठीक, तेज, नहीं आदि सारे शब्दों को मूल क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी रखा गया है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे वह धीरे चलता है। तो चलना एक क्रिया है, वह एक सर्वनाम है। और धीरे कैसे चलता है, धीरे चलता है, तो धीरे चलने की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए मूल क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। वह तेज दौड़ता है, तो वह एक सर्वनाम है और तेज यहाँ पे एक अव्यय शब्द है और दौड़ना एक क्रिया है। तो तेज किसकी विशेषता होता है कि तेज दौड़ता है। तो क्रिया की विशेषता होता है कि वह कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ता है। तो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए यहाँ पर मूल क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे यौगिक क्रिया विशेषण। तो यौगिक क्रिया विशेषण क्या हैं। तो यौगिक क्रिया विशेषण वे पद जो किसी शब्द के अंत में प्रत्यय या अन्य शब्दों के योग से बनते हैं उसे ही हम यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। या हम कह सकते हैं कि जो क्रिया विशेषण शब्द प्रत्यय या अन्य शब्द के योग से बनाए जाते हैं उसे ही हम यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय तथा धातु में प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो हम इनकी पहचान देखेंगे, जैसे प्रतिदिन, बाहर, भीतर, जहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ, इधर उधर, इधर उधर, यथाक्रम आदि सारे शब्द यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। राहुल धीरे धीरे चलता है। तो राहुल यहाँ पर करता है और धीरे धीरे यहाँ पर अव्यय शब्द हैं और चलना एक क्रिया है। तो राहुल कैसा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह
इधर उधर कर रहा है। तो इधर उधर क्रिया की विशेषता बताते कि कोई व्यक्ति है जो किसी काम को करने के लिए इधर उधर कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इधर उधर करना तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो इसीलिए इनको यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रयुक्त दोनों उदाहरणों में धीरे धीरे और इधर उधर, प्रतिदिन, बाहर, भीतर, जहाँ तहाँ, इधर उधर, यथाक्रम आदि सारे शब्द यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे कारण क्रिया विशेषण क्या है और किसे कहते हैं। तो कारण क्रिया विशेषण वे पद जो किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे ही हम कारण क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य या कारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द कारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अनिल खाकर पढ़ेगा, तो पहले अनिल खाना खाएगा और फिर इसके बाद पढ़ेगा। तो पढ़ना यहाँ पर एक उद्देश्य है। खाकर तो पहले यानी क्रिया खाएगा और फिर पढ़ेगा, तो यहाँ पर खाने के बाद जो पढ़ना वो एक उसका उद्देश्य है। वह बैठ कर गा रहा है, तो पहले वो बैठा है, बैठना एक क्रिया, और गा रहा है तो गाना उसका क्या है कि इसका लक्ष्य है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पढ़ना, गाना उसका यहाँ पर उद्देश्य और कारण को बताया जा रहा है कि पहले वह बैठा है, बैठना, और खाकर पढ़ना और गाना यहाँ पर उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है। इसीलिए इन शब्दों को कारण क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि सभी या वे शब्द जो किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे ही हम कारण क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।